हेलो स्टूडेंट्स, वापस आपके सामने योर देसी गुरुजी में मैं हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत कुछ देखा था, ऑक्सीडेशन देखा था, रिडक्शन देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, राइट। कैसे निकालना है ये भी बताया था, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं ये भी बताया था, राइट। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताया था, रिडॉक्स रिएक्शंस बताया था, इतनी सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने, राइट। हम लोग समय समय पर थ्रू एग्जाम्पल्स या बीच बीच में जब भी मौका मिले उन चीज को रिविजिट करते रहे, ठीक है, ताकि दिमाग से बाहर ना निकले, राइट। ऐसे भी जब भी मैं कुछ बताता हूँ ना तो तुम लोग देखते ही हो कि बीच बीच में मैं उसके डिटेल्स भी पूछ लेता हूँ, राइट यार, बता देता हूँ। तो हम ऐसे ही करते रहेंगे ताकि पीछे की चीजें छूटे ना, राइट, मिस ना। तो अगर अभी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच आई होप इज द सिचुएशन, अगर सब कुछ सही है, चीजें अभी तक में समझ में आ गई है, अगर पूरी तरीके से नहीं आई हो तो प्रैक्टिस करते रहो, राइट। तो हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, नॉट फॉर दिस सीरीज। इसके बाद कुछ वीडियो और आएंगे डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक रिकैप टाइप का भी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन रहेगा, ठीक है। लेकिन बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि आप पहली बार देख रहे हो तब तो खास कर पूरा सीरीज देख लेना एक बार, राइट। उसके बाद रिकैप वगैरह पढ़ जाना, एक एक चीज को बारीकी से समझना ना बहुत जरूरी है। तो प्लीज कीप इट इन माइंड कि एक एक चीज कुछ भी मिस ना हो, राइट। तो पहले आराम से देख लो, थोड़ा समय दे दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा समय दोगे तो वो कल को आपका थोड़ा समय बचाएगा ही, राइट। सीरीज देख लेना, उसके बाद रिकैप कर देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। फिर रस्टिंग क्या होता है, उससे बचाते कैसे हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। So let's begin. So corrosion, corrosion, ये टर्म बहुत बार सुना ही होगा, राइट। कोरोजन का या कोरोड होना जिसको बोलते हैं, राइट। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज नॉट ओनली अबाउट मेटल्स, ठीक है। मिथ नंबर वन, सबको लगता है कि कोरोजन सिर्फ मेटल्स के साथ होता है, एकदम नहीं। कोरोजन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। कोरोजन का अगर हम लोग लैंग्वेज के व्यू पॉइंट से देखें तो एक सिंपल सा मतलब है कि कोरोजन का मतलब उस चीज का खराब होना, ठीक है, ऑन द सरफेस। ये बोलना भी जरूरी है, कोरोजन अंदर से नहीं होता है, राइट, उस सरफेस पर होता है। सरफेस पर जो मटेरियल है अगर उसकी क्वालिटी खराब हो रही है ड्यू टू एक्शन ऑफ सम अदर सब्सटेंस, राइट, किसी दूसरे मटेरियल केमिकल सब्सटेंस के कारण अगर किसी मटेरियल के सरफेस पर नुकसान पहुंच रहा है, उस मटेरियल का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, राइट, या उसकी बर्बादी हो रही है, तो हम लोग उसको करोजन बोलते हैं, राइट। ऐसा एकदम नहीं है कि ये सिर्फ मेटल्स के बारे में, हम लोग इसे किसी भी मटेरियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट कंसिडरिंग कि हमें जो चीजें पढ़नी है क्लास 10th में, ठीक है, उसमें ठीक है, चलो मेटल्स का ही लेकर चलते हैं, राइट। बट करोजन कैन बी अबाउट एनीथिंग, राइट। अगर एसिड ही है, जैसे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, तो अगर स्टमक के वॉल के कांटेक्ट में आता है तो कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही सरफेस पर, तो उसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे कोरोजन काउज कर रहा है, राइट। पर वो स्ट्रिक्ट वो वाला कोरोजन नहीं है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग उस पर ध्यान देंगे विच वी हैव टू स्टडी, राइट। सो कोरोजन क्या हुआ, इन सिंपल टर्म्स इट इज डिग्रेडेशन या लॉस of materials on the surface, right। आप चाहो तो मटेरियल्स की जगह मेटल भी लिख सकते हो, दैट वुड आल्सो बी एब्सोल्युटली राइट, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट मटेरियल्स क्या है कि ज्यादा इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड कर रहा है, राइट। ऑन द सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ सम अदर ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ठीक है। मेनली हम लोग इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ही अंदर कवर करते हैं, ठीक है। उसमें उसको ऑक्सीडेशन होता है मोस्टली, राइट। सो दैट्स कोरोजन। कोरोजन के बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं हम लोग के डेली लाइफ में दिखते रहते हैं, राइट। जैसे
जंग तो सबको समझ में आता है, रस्ट, राइट, देयर इज अ टर्म कॉल्ड रस्ट, वेरी फैमिलियर विद कोरोजन, रस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में जंग लगना बोलते हैं, राइट, लोहे में जंग लगना। तो देखो होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा जंग लगना लोहे के बारे में बात करते हैं, कभी किसी दूसरे मेटल्स के बारे में शायद ही कभी बात की हो रस्ट के टर्म्स में। तो रस्ट क्या है, ये रस्टिंग जो एज अ प्रोसेस जो है वो कोरोजन का ही एक टाइप है एक तरीके से, राइट, मतलब कोरोजन कैन बी अबाउट एनीथिंग, पर जब हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप की बात करें तो वो रस्ट होता है, राइट, रस्ट इज जस्ट वन टाइप ऑफ कोरोजन, राइट। और रस्ट हम लोग आयरन के ही बारे में बोलते हैं, राइट, और उसके ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। अगर कोई और मटेरियल है तो उसको हम लोग रस्ट नहीं बोलेंगे, उसको सिंपली हम लोग करोजन बोलते हैं, है ना। करोजन कहाँ कहाँ देखा होगा, ताजमहल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। ताजमहल के साथ केस क्या है कि बना किससे है ताजमहल, मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारा एयर पोल्यूशन वगैरह फैलाया है, राइट, हम ही लोगों ने फैलाया है, ठीक है, मार्स पर से तो आके किसी ने फैलाया नहीं होगा, राइट। तो अब होता क्या है कि जब एयर पोल्यूशन में दो चीजें, स्पेसिफिकली दो चीजें, क्या क्या, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के दूसरे ऑक्साइड्स भी, और दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, राइट, इन दोनों का अमाउंट जब बढ़ने लगता है, और भी चीजें बढ़ेंगे तो वो नुकसान ही पहुंचाएंगी, राइट, बट जनरली इन दोनों चीजों का जब अमाउंट बढ़ने लगता है ना, तो होता क्या है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, या जो भी वाटर प्रेजेंट है या रेन वाटर जो भी है, राइट, उससे ये रिएक्ट करते हैं और एसिड्स बनाते हैं। सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, जैसे SO2 है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, आई रिपीट सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो उसके लिए आपको वाटर से किसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, SO2 से तो होगा नहीं, उससे तो सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, इस बार आपको चाहिए होगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO वगैरह अगर पानी से रिएक्ट करते हैं तो जनरली ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, राइट। तो जब इनका लेवल बढ़ेगा एयर में, यानी इस टाइप का पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो इन एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। और एक छोटी सी बात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से तो सब परिचित ही हो, राइट, CO2, ये तो हमेशा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इनका लेवल तो पोल्यूशन पे ज्यादा बढ़ रहा है ना, पर कार्बन डाइऑक्साइड तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमेशा प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। देखो ना, सब मेटल के ऑक्साइड्स है ना, सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एसिड बना रहा है पानी के साथ रिएक्ट करके। बात ये है कि जो H2SO3 है कार्बोनिक एसिड, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका एक नॉर्मल लेवल पे होना कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो नॉर्मल है, राइट। जबकि बाकी सबों का रेन वाटर के साथ आना या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना फिर प्रॉब्लम काउज कर सकता है। तो जब ये सारे एसिड्स भी इसके साथ में मिलने लगे इन एक्सेसिव अमाउंट, तो फिर वो रेन वाटर काउंट करता है। रेन वाटर क्या क्या होता है, जब बारिश आती है तो उसके साथ ये एसिड्स को लेकर आती है, राइट। अब ये एसिड्स चीजों पर गिरते हैं, हाँ, मटेरियल्स पे गिरते हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, बिल्डिंग्स पे, तो बिल्डिंग्स के पेंट्स को करोड करेंगे, राइट। मेटल के ऑब्जेक्ट्स पे गिरेंगे तो उसको करोड करेंगे, मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, और मेटल का सॉल्ट बनेगा, उधर भी करोजन होगा। तो ताजमहल में क्या है कि ताजमहल बना है CaCO3 मार्बल से, राइट। अब इस पे जब H2SO4 गिरता है एसिड रेन वाला, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है हमारा मेटल का सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है एसिड। तो जब कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीन चीजें बनती है, पहला इस मेटल का सॉल्ट बनता है, ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा वाटर। ये तीन प्रोडक्ट्स आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब
कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, दो बातें, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट है और दूसरा बाइकार्बोनेट होता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसको बोलते हैं। तो ये कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, पहला सॉल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरा बनेगा वाटर, पानी, ठीक है। इस सेम लॉजिक को हम लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आग बुझाने के लिए जो यूज होता है ना, तो उसके अंदर वही होता है, एसिड रखा होता है और ये सॉल्ट रखा होता है, यानी कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कुछ तो रहता है। जब हम लोग प्लंजर दबाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, तो वो एसिड ना कांच के बाउल में रखा होता है, वो फूट जाता है और वो उस कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन में क्या क्या निकला, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट से मुझे मतलब नहीं है, वाटर से मतलब नहीं है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो तो गैस है, वो तो फैलेगा, राइट। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ना, वो फोम के रूप में निकलता है और फायर को कवर करता है। तो इससे फायर का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो ब्रेक हो जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है, इसी रिएक्शन के बदौलत, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तीन चीजें बन रही है, पहला इसका सॉल्ट अब कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा CaSO4, और क्या बताया, दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ, ये कैल्शियम कार्बोनेट से जो कैल्शियम सल्फेट बन गया, चेंज हुआ ना। अगर मान लिया कि नाइट्रिक एसिड के साथ करें तब भी सेम प्रॉब्लम है, क्या होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा पर इस पर नाइट्रेट बनेगा CaNO3 होल 2। होल 2 क्यों, क्योंकि भाई कैल्शियम आयन होता है Ca2+, नाइट्रेट आयन होता है NO3-। तो अगर हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए तो ये दो प्लस है तो ये दो माइनस भी तो चाहिए होगा ना, इसीलिए CaNO3 होल 2। यहाँ पे HNO3 में होल 2 नहीं था, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का H+ ही होता है, उसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है, सो 1+ एंड 1- इज आर इनफ, ठीक है। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो चीजें मिल रही है हमें, क्या क्या, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट, था कैल्शियम कार्बोनेट, मैं चाहता था कि यही रहे ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सल्फेट और नाइट्रेट्स में। तो मटेरियल का जो चेंज हुआ कॉम्पोजिशन, ये कोरोजन का ही इफेक्ट, कोरोड हो रहा है ना, वो सरफेस एकदम लेयर बाय लेयर वो हटता जाएगा, मॉलिक्यूल्स खराब होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, शाइनी मटेरियल, ठीक है, उसके बहुत सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे ही करोजन हुआ, उस मटेरियल ही चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो जो चीजें मुझे, मैं पहले उससे पा रहा था, अब तो नहीं पा पाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हार्मफुल। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अगर सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं तो सिल्वर के जो ज्वेलरीज होती है, राइट, जो सिल्वर मेटल होता है, अब वो तो नोबल मेटल है, इनर्ट मेटल है, सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड ये सब इनर्ट मेटल्स है, नोबल मेटल्स, दे आर वेरी 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 लेस रिएक्टिव, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो उन्हें आपको प्रवोक करना पड़ेगा, प्रवोक इन द सेंस की आपको स्पेशल एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर वो रिएक्ट करेंगे। तो सिल्वर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे कंफर्म करते हैं इसको, इसका जो स्मेल होता है ना वो रॉटिंग एग की तरह होता है, सड़े हुए अंडे की तरह। H2S एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। क्या हो रहा है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट कर ले रहे हैं, क्या बनेगा, सिल्वर का सल्फाइड बन जाएगा, यानी कि Ag2S, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पर हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस चीज से, Ag2S से, सिल्वर का जो सल्फाइड बन। अब ध्यान रहे ये इसको कभी रस्ट से कंफ्यूज मत करना, सिल्वर में जंग नहीं लग रहा है, ठीक है। वो Ag2S बस एक अलग मटेरियल बन गया है जिसके वजह से ना सिल्वर का शाइन खत्म हो जाता है और वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, राइट। तो अब सिल्वर का जो सिल्वर की जो खूबी है वो उसका शाइनी नेचर ही है,
right? एक तो उसका अनरिएक्टिवनेस है कि वो रिएक्ट बहुत कम कर रहा है, लेकिन दूसरा जो शाइनी है, जो ब्राइट है, वो भी तो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना, वही खत्म हो गया, तो अब तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस उतना बचेगा नहीं फिर। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपने कभी शायद देखा हो अपने घरों कि अगर मम्मी का या किसी का जो पायल वगैरह है या कुछ गहना वहना है सिल्वर का, वो जब ऐसे ब्लैक हो जो होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं ना कि टूथपेस्ट लेते हैं, ठीक है, वही कोलगेट, पेप्सोडेंट या जो भी है, राइट। गाँव गाँव में ना हर टूथपेस्ट को कोलगेट ही बोला जाता है, ठीक है। वो उनके पास पेप्सोडेंट भी होगा तो वो बोलेंगे कोलगेट ही है, राइट। तो टूथपेस्ट को क्या करते हैं ना, पानी में मिक्स करके उसमें जूलरी को डाल दिया जाता है और आ, उस कंटेनर को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। चूल्हे पर क्यों? इसीलिए क्योंकि गर्म करेंगे ना तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। अब सिल्वर वगैरह का रिएक्शन नॉर्मली स्पीड में होना बहुत बहुत रेयर चांस, राइट। ये जो सिल्वर का ये रिएक्शन है ना हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये 1-2 मिनट में नहीं हो जाता है भाई, महीनों लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत कम, ठीक है। तो हम लोग उसे गर्म करते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो। अब महीने भर तक तो वेट नहीं कर सकते ना उसके साफ होने का, तो वी हीट इट, वी प्रोवाइड एनर्जी एक्सटर्नली। किस टाइप का रिएक्शन हुआ ये? एंडोथर्मिक, ऑब्वियसली हम लोग हीट दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टूथपेस्ट होता है ना उसमें पाया जाता है H2O2। अब इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दिस इज प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। क्या नाम है इसका H2O2 का? जी हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और अगर एक एक्स्ट्रा बात और याद हो तो मजा आ जाए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता है। कितना होता है? -1 होता है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -2 नहीं, राइट। तो टूथपेस्ट में होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ नहीं है, एक ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। हम लोग डिसइंफेक्शन वगैरह के लिए मिक्स करते हैं टूथपेस्ट में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये Ag2S को, ये सिल्वर सल्फाइड है, इसको वापस से कन्वर्ट कर देता है मेटल, ठीक है। क्या हो रहा है, ये सिल्वर सल्फाइड वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है मेटल में थ्रू H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर सल्फाइड को रिड्यूस कर दे रहे, ठीक है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो गया था ना, सिल्वर मेटल है मेरे भाई, सल्फर अब इसके रिस्पेक्ट में तो नॉन मेटल ही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सिल्वर इज अ मेटल, तो उसके रिस्पेक्ट में तो लगभग ये सल्फर वगैरह सब कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, करोजन में जैसा होता है, इसे वापस रिड्यूस कर दिया किसने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इनटू प्योर मेटल, राइट। जब तुम लोग मेटलर्जी पढ़ोगे ना, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर्स, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब हम लोग को ओर मिलता है ना, ओर तो समझ में आ रहा है, ओर मेटल्स का या मिनरल्स का रॉ फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमें वो मिल रहा है धरती के नीचे से, राइट। तो उसमें से जब हम लोग मेटल्स निकालने की कोशिश करते हैं तो वो मेटल्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकता है, सल्फाइड्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको रिएक्ट करवा करवा के या किसी भी तरीके से हम लोग फाइनली उसको उसके ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ऑक्साइड्स में या सल्फाइड्स में। जैसे ये सल्फाइड है सिल्वर का, वैसे ही तो या तो ऑक्साइड बनाएंगे या सल्फाइड बनाएंगे। इससे फायदा क्या होता है? ऑक्साइड या सल्फाइड अगर मुझे मिल गया, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, तो हम लोग उसको फटाक से रिड्यूस करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट, जैसे इसमें कर दिया, ठीक है। तो हम लोग वही यहाँ पे कर रहे हैं। पहले इसका ऑक्सीडेशन हो गया था करोजन में बाय हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हम लोगों ने इसे वापस रिड्यूस करके प्योर मेटल ऑब्टेन कर लिया, तो इसका जो ब्लैकनिंग हुआ था ना सरफेस पर, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस होल थिंग इज कोरोजन। ये और भी मेटल्स के साथ हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ हो सकता है, जिंक के साथ हो सकता है। एटमॉस्फेयर में 50 तरह के गैसेस घूम रहे हैं, राइट। कोई कुछ रिएक्ट कर देगा, कोई किसी से रिएक्ट कर लेगा, वो सब कोरोजन है, राइट। इसमें एक स्पेशल केस आता है रस्टिंग का।
जो हमें देखना चाहिए। आई होप कि अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सारे मेटल्स या मटेरियल्स का कोरोजन होता है, राइट। किसी का स्लो होगा, किसी का फास्ट होगा, लेकिन होगा जरूर, राइट। एल्यूमिनियम के भी अगर बर्तन वगैरह को देखोगे ना, तो उसका जो सरफेस है उसका कलर वो डिसकलर होने लगता है समय के साथ, राइट, या उसमें कुछ ब्राउनिश डिपोजिशन होने लगता है, राइट। तो वो सब क्या है, करोजन की ही निशानी है ना। यहाँ तक कि अलॉयज भी लोग है ना, तो अलॉयज में भी कुछ समय बाद, मतलब उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें भी आपको कोरोजन के इंडिकेशंस दिखने लगे, राइट। तो इसका एक स्पेशल केस है रस्टिंग, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे लिए कंसर्न है सारे एग्जांपल्स में से। वी विल लुक इनटू इट इन डिटेल। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू विश, व्हाटएवर यू फील इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रस्टिंग एंड प्रिवेंशन। रस्टिंग क्या है अभी, देखो कोरोजन हम लोग ओवरऑल एक डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं ना। रस्टिंग हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट व्हाट, आयरन, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि जो आयरन है विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट, ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ number 1 oxygen gas and number 2 moisture, that is water। मॉइस्चर का भी रहना जरूरी है। अभी मॉइस्चर का रहना क्यों जरूरी है ये बताता हूं। मॉइस्चर इज वाटर, ठीक है। अब रस्ट क्या होता है ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। रस्ट जंग लगने को बोलते हैं, ठीक है। इट्स एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। एक्सट्रीमली स्लो क्यों है, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है उसका रैंक बहुत नीचे होता है, जिंक वगैरह से भी नीचे होता है। तो आयरन इज नॉट एज रिएक्टिव एज मोस्ट ऑफ द मेटल्स, राइट। तो आयरन जो है वो अगर तुम उसे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो वो नहीं करता है। मेटल्स नॉन मेटल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आयरन डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट डजंट इवन रिएक्ट विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद स्टीम, राइट। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, रिएक्ट करके बनाएगा क्या, मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स, या और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कभी कभी कुछ मेटल्स ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं तो वो वाटर भी बना लेते हैं, राइट, बट जनरली हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो होता क्या है कि जो आयरन है अब वो उतना रिएक्टिव नहीं है। देखो जब हम लोग बोल रहे हैं कि वो उसकी रिएक्टिविटी कम है और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो हमारे बोलने का या बुक का ये मतलब नहीं है कि वो एकदम रिएक्ट नहीं करता है। हमारा मतलब बस ये है कि वो बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो, राइट। इसीलिए जब रस्टिंग होता है ना तो वो तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, महीनों सालों लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन उतना स्लो है, राइट। रिएक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, उसी में आयरन का रस्टिंग हो रहा है ना। उसको ऐसे तो आयरन रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर से, वो तो स्टीम से रिएक्ट करता है, लेकिन फिर भी हो रहा है। रीजन ये है कि वो प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, इतना स्लो कि महीनों और सालों लग रहे हैं उस प्रोसेस को होने में। लेकिन अगर स्टीम रहेगा तो वही रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। और ये बात समझ में, तो रिएक्शन ऐसे भी होगा, बस इट ओनली थिंग इज इट विल हैपन वेरी 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 स्लो, राइट। अब होगा क्या कि जो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा, क्या बनाएगा, दो चीजें बनाता है नॉर्मली, या तो FeO बनाएगा या Fe2O3 बनाएगा। अब ये दोनों क्या है, वैसे तो मैं ये चीजें बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। दिस इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज दिस, फेरिक ऑक्साइड। आयरन दो आयंस में दो वैलेंसी के साथ प्रेजेंट होता है, एक होता है Fe2+ एंड सेकंड इज Fe3+, राइट। तो जिस जो कम वाला होता है ना उसे हम लोग फेरस आयन बोलते हैं, और
+3 वाले को फेरिक आयन बोलते हैं। तो जब ये ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो FeO बनाता है फेरस ऑक्साइड, और जब ये ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड आयन तो एक ही है, O2-, राइट। तो अगर फेरस आयन को देखें तो +2 है और वो -2 है, तो ये दोनों तो बराबर बराबर है। इसका एक एटम उसके एक एटम को न्यूट्रल कर देगा, तो इसीलिए दोनों का एक ही एटम एक मॉलिक्यूल में, FeO, दैट्स ऑल। इसमें इसके पास +3 चार्ज है और उसके पास -2 है। इस बार तो एक एक से काम नहीं चलेगा, दो दो से भी काम नहीं चलेगा, तीन तीन से भी नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं, आयरन के 2 एटम्स लेते हैं और ऑक्साइड के 3। इससे हमें +6 मिल जाता है और उधर -6 मिल जाता है, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज Fe2O3, राइट। तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं कुछ इस फॉर्म में, FeO, दिस इज नॉट रस्ट, ये बस अभी ऑक्साइड बना है। ये जब मॉइस्चर के साथ जुड़ जाएगा, FeO.NH2O या Fe2O3.NH2O, तब हम लोग अब इसको रस्ट बोलते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, रस्ट, राइट। ये जो वाटर जुड़ गया है साथ में, ठीक है, ये जुड़ गया है ना NH2O। N क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। फिक्स्ड इस केस में नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं। और ये जो वाटर जुड़ा ना, इसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अ वेरी फेमस एग्जांपल इज Na2CO3.10H2O, राइट। ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, इसका वॉशिंग सोडा। तो ऐसे तो ये सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। समझने वाली बात ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं सॉल्ट से या इस मॉलिक्यूल से, ये केमिकली बॉन्ड करके नहीं जुड़े हुए, मतलब ये इस मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है। ये वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, वो बस एक्सटर्नली आकर जुड़ गया है, जो कि बड़े आराम से बाहर निकल जाएगा। इससे Na2CO3 के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इस Na2CO3 से ये ऑक्सीजन एटम निकल जाए या कार्बन एटम निकल जाए या एक सोडियम एटम निकल जाए, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा भाई, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। वॉशिंग सोडा की कोई भी प्रॉपर्टीज बचेंगी ही नहीं। लेकिन इन 10H2O के मॉलिक्यूल्स के रहने या नहीं रहने से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसे, ये जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें फिक्स्ड है, वॉशिंग सोडा में फिक्स्ड है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली हीट करते हैं ना, तो एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते जाते हैं, ठीक है। और हीट करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि 10 के 10 निकल जाएगा, राइट। लेकिन नॉर्मली 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही ब्लू विट्रियोल CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है, 5। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 फेरस सल्फेट, उसके साथ 7H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7। लेकिन रस्ट के केस में ना, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के साथ क्या हो, कितने जुड़े होंगे, ये कुछ फिक्स नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं करते, राइट। वो हम लोग n से या x से कोई सा भी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये है आपका रस्ट। कई जगहों पे आपको इनके बजाय कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, Fe3O4.NH2O या XH2O, राइट। ये क्या है, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, Fe3O4 FeO और Fe2O3 का सम है, राइट। लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इसीलिए है ना, क्योंकि Fe3O4 कोई एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो बस ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल साथ में होते हैं, राइट। वो दोनों केमिकली बॉन्ड नहीं कर रहे, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये बस इन्हीं दोनों का साथ में होना है, राइट। फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो आपको वो फॉर्म भी मिल सकता है लिखा हुआ, तो उससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज रस्ट। आई बात समझ में। तो ये रस्ट है। 2 चीजों की जरूरत है इसके लिए, क्या क्या, ऑक्सीजन या मॉइस्चर, और मॉइस्चर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एयर की जरूरत है, क्योंकि एयर में दोनों है, ऑक्सीजन गैस भी है और मॉइस्चर भी है। प्लस कभी कभी
कुछ ऐसे गैसेज हो जाते हैं या कोई दूसरा ऐसा मटेरियल हो जाता है जो कि इस प्रोसेस को और फास्ट कर देता है, राइट? तो वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैटलिस्ट तो बताया है कि दे आर सच सब्सटेंसेस व्हिच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन बट दे देमसेल्व्स डू नॉट पार्टिसिपेट, राइट? तो मान लिया कि एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा गैस हुआ या कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गया जो कि इस प्रोसेस को और स्टेप अप कर दे रहा है और स्पीड बढ़ा दे रहा है, तो रस्टिंग फास्ट होने लगेगा, राइट? लेकिन उसमें उसका कुछ यूज नहीं होगा कैटलिस्ट का, राइट? और कैटलिस्ट ये काम कैसे करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। तो दिस इज रस्ट। अब समझने वाली बात ये है कि रस्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारा क्या मतलब? भैया मतलब ये है कि रस्टिंग हो या कोरोजन हो एज ए होल, इससे हर साल हमें बहुत नुकसान होता है, ठीक है? मतलब सोचो ना, जो मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, जिसका सामान यूज कर रहे हो, उसका रस्टिंग हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, समय के साथ वो डिग्रेड हो रहा है ना सरफेस पर से, तो हमारा लॉस है ना, इकोनॉमिकल लॉस है, ठीक है? लोहे जितना भी मशीन्स वगैरह या हम लोग जहां भी आयरन यूज कर रहे हैं, सोचो वो रस्ट होगा उनके साथ, आज नहीं तो हो तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो कल हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो खर्च आएगा, तो वो एक तरीके का लॉस ही है ना। तो इस से उभरने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ तरीके निकाले, राइट? जैसे तरीका नंबर 1, प्रिवेंशन। आप पेंट कर सकते हो, ठीक है? नंबर 2, आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, ठीक है? आप अलोइंग कर सकते हो। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या कोरोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे हम लोग प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, मतलब जो अगर हम लोग ये नहीं करते तो हो सकता है कि ये प्रोसेस 1 साल में होता, अगर अब हम लोग कर रहे हैं तो हो सकता है 10 साल में हो, लेकिन एक समय के बाद हो ही जाता है, राइट? पर समझने वाली बात यह है कि इसमें हो क्या रहा है, हम लोग सरफेस से मेटल का कांटेक्ट ऑक्सीजन से या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे हटा दे रहे, तो ये रिएक्शन फिर होना बंद हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है? हम लोग ये काम पेंटिंग से कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग के साथ अब क्या है इशू कि पेंट खुद भी तो किसी केमिकल से बना है ना, तो हो सकता है वही रिएक्ट कर ले, तो समय के साथ वो खत्म होगा, फिर जो अंदर में जो सरफेस था वो एक्सपोज हो जाएगा और फिर वो प्रोसेस चलने लगेगा। इसीलिए पेंटिंग रेगुलर होना जरूरी है और एक प्रॉपर थिकनेस का होना चाहिए ताकि वो अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रख सके, बचा सके, ठीक है? इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन अगर पता हो तो ऐसे पता ही होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं। जिंक, ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का कोट चढ़ाया जाता है। द मेटल इज जिंक, और ये इलेक्ट्रोलिटिकली किया जाता है। हम लोग इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सिस्टम होता है अपैरेटस, उसके थ्रू करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि उससे थिकनेस वगैरह यूनिफॉर्म आता है और इकोनॉमिकली थोड़ा सही है, मास लेवल पे कर सकते हैं, राइट? और फिर अलोइंग, अलोय तो पता है ना, एक से ज्यादा मेटल्स का हम लोग एक होमोजीनियस मिक्सचर रेडी करते हैं, तो उससे भी जो रस्टिंग या कोरोजन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है? हम लोग उस अलोय का कोटिंग चढ़ा सकते हैं दूसरे मेटल्स पे। ऐसा होता है कि जो मेटल कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, उसी का एक कोट चढ़ा देते हैं, राइट? जैसे मान लिया जाए लोहे का बर्तन है, तो लोहा तो रस्ट कर जाएगा, तो हम लोग उसके ऊपर एक ऐसे मेटल का एक लेयर चढ़ा सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, राइट? और जो इकोनॉमिकली भी फिजिबल हो, ये भी बहुत जरूरी है, राइट? अब सिल्वर तो नॉन रिएक्टिव है, तो क्या सिल्वर का प्लेटिंग कर देंगे? इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट? पता चला कि जो आपका सामान है वो 10 रुपए का है और उस पर 10,000 का सोना चढ़ाया हो, तो ये तो सही नहीं है ना। तो कुछ थोड़े चीप मेटल जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनकी कोटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है? ये थोड़े सस्ते भी पड़ते हैं और रस्टिंग वगैरह से बहुत समय तक हमें बचा भी लेते हैं, मटेरियल्स को बचा भी लेते हैं, राइट? तो ये सारे तरीके हो गए जिनसे आप लोग रस्टिंग या कोरोजन से मटेरियल्स को बचा सकते हैं, ठीक है? और इससे जो इकोनॉमिकल लॉस होगा फिर वो होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप कि इतनी सारी बातें समझ में आ गई हो। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, रस्टिंग, ये सारी चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये तुम लोग ऐसे भी पढ़ोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, तो
अगर अभी से जानोगे तो वहां हेल्प करेगा, राइट। सो बी कॉन्शियस अबाउट इट। अब हम लोग बढ़ते आगे। हमारा अगला टॉपिक है रैंसिडिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। रैंसिडिटी क्या होता है? कोरोजन था मटेरियल्स के बारे में, उसके ऑक्सीडेशन के बारे में, उसके डिग्रेडेशन के बारे में, राइट। रैंसिडिटी इज अबाउट स्टेलिंग ऑफ फूड, जो खाना है, राइट, उसके खराब होने के बारे में। अब ये खाना नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के कारण खराब होता है, जो कि चलो एक हद तक सही है, ये इस बोलने में कुछ गलत नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर उस लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के लेवल पे बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के लेवल पे बात कर रहे हैं। तो फूड में जो मटेरियल्स होता है, क्या क्या हो सकता है मटेरियल्स? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, राइट। इन मटेरियल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे फूड खराब होता है, फूड स्पॉइल होता है, इसी को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज रैंसिडिटी? दिस इज a spoiling of food, spoiling of food due to its oxidation। मेनली ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो स्पॉइलिंग हो रहा है, ये फैट्स का होता है, लिपिड्स का होता है, राइट। कैसे होता है? जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है या ऐसा कोई माइक्रोबियल एजेंट, राइट, या अगर वो नहीं भी है तो खाने को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि बैक्टीरिया नहीं लगेगा तो खाना खराब ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, तो फूड जो है उसमें जो लिपिड्स हैं या फैट्स प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, राइट। लिपिड्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो जनरली बहुत लंबा लंबा होता है, राइट। तो बाई ऑक्सीडेशन उनका वो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। टूटने पर कुछ कुछ छोटे मोटे गैसेज के मॉलिक्यूल्स बन के निकलने लगते हैं, जैसे CH4 मीथेन हो गया, कुछ सल्फाइड्स वगैरह भी निकल सकते हैं, राइट। तो ये जो गैसेस निकलते हैं इसके वजह से वो स्मेल आता है, खाने के सड़ने पे जो स्मेल आता है दैट इज ड्यू टू दोज गैसेज, राइट। अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब हम लोग तुम लोग बहुत दिनों तक नहाते नहीं हो, राइट, क्या होता है? शरीर पे मैल जम जाता है, राइट, और बदबू आती है। ठीक है, बदबू क्यों आ रही है? देखो हमारे स्किन पे ना कुछ सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, राइट, ये पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बायो में। सीबेसियस ग्लैंड्स ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ कुछ चिपचिपा सा ऑयली सा लिपिड जैसा मटेरियल का सिक्रीशन करता है, इसकी वजह से पिंपल वगैरह भी होते हैं इसी की वजह से, राइट। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जब तुम अब नहा रहे हैं ना हम लोग, तो जो सोप होता है, साबुन, वो लिपिड्स को डिसॉल्व कर लेता है, लिपिड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ पानी से नहा लोगे ना, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब हम लोग सोप से नहाते हैं, यूज करते हैं, तो वो जो लिपिड का लेयर है वो हट जाता है। सोप को बनाया ही जाता है इसलिए कि वो लिपिड को डिसॉल्व कर सके, फैट्स को डिसॉल्व कर सके, राइट। जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो बार बार रिपीटेडली हमें बोला गया कि साबुन से हाथ धोए या जो भी हैंड वॉश है उससे हाथ धोए, सिर्फ पानी से नहीं बोला गया था। रीजन वायरस या बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना वो लिपिड से ही बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से, राइट। तुम सिर्फ पानी से धो लोगे ना, कुछ नहीं हो, बिकॉज लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल। लेकिन वही काम हम अगर साबुन से करें तो फिर वो मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा और टूट जाए, राइट, और दोज बैक्टीरिया विल या वायरस विल डाई। तो हो क्या रहा है कि जो मैल जम जाता है, राइट, अब उस पे बैक्टीरिया ना एक्ट करना शुरू होता है मैल पे। मैल क्या है? वो लिपिड सी वो ऑयली है जो कि डस्ट पार्टिकल वगैरह के साथ थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया। बैक्टीरिया वगैरह उन ऑयली सिक्रीशंस पे, उन फैट्स पे एक्ट करता है और कुछ गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करता है, और उसका ऑक्सीडेशन तो करता ही करता है। वो जो गैसेस फिर निकलते हैं उसके थ्रू, उनके कारण वो स्मेल आता है, वो बैड स्मेल, फाउल स्मेल आता है, राइट। तो कुल मिला के वो भी रैंसिडिटी। तो समझ में आ गया रैंसिडिटी क्या है? खाने का खराब होना, राइट, ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये कोई बैक्टीरिया करवाए या खुद से हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो रैंसिडिटी से नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि अगर तुम उसे खाओगे तो हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, फूड पॉइजनिंग के केसेस हो सकते हैं। अगर नहीं भी खाओ, ठीक है, तो फूड का वेस्टेज हुआ, ये इससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। अगर फूड मास लेवल पे वेस्ट होने लगे तो ये इकोनॉमिकल लॉस ही है ना, राइट। तो फूड वेस्टेज और कोई हेल्थ इश्यू ना आ जाए,
इससे बचने के लिए हम लोग को रैंसिडिटी कम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम लोग कैसे करेंगे, इसके भी कुछ तरीके हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के फ्रॉम रैंसिडिटी। इसके कुछ तरीके हैं। नंबर 1, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फूड को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, राइट। मतलब उसे कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर पे जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम होता है, रिएक्शन का रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। अगर मान लो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जैसा कि ये रिएक्शंस होगा वो एनर्जी इन्वेस्ट करवाएगा, तो कोल्ड टेम्परेचर पे इन रिएक्शंस का रेट ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस गेट स्पीड अप ऑन हाई टेम्परेचर एंड very low rate is there in case of low temperature, right। तो जब हम लोग ठंडा करेंगे तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और खाना लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। दूसरा, किसी किसी केस में हम लोग हीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। गर्म करने पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मर सकते हैं और खाना हो सकता है कुछ लंबे समय तक टिका रहे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन नाम सुना है, लुईस पास्चर का नाम तो सुना होगा। लुईस पास्चर, इन्होंने एक तरीका डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन, राइट। क्या होता है पास्चराइजेशन, ये होता है मिल्क के लिए, दूध के लिए। दूध को गर्म करते हैं, अच्छा खासा गर्म करते हैं और उसके बाद उसे तुरंत ठंडा कर देते हैं, राइट। गर्म किया और तुरंत ठंडा कर दिया, इससे क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना के बराबर बचता है, ठीक है। और मिल्क और लंबे समय तक जितना पहले टिकता उससे ज्यादा लंबे समय तक सेफ रहता है, ठीक है। तो ये पास्चराइजेशन हुआ। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, एयर टाइट पैकिंग कर सकते हैं। फूड को अगर एयर टाइट पैक कर दिया जाए, एयर टाइट का मतलब कि ना अंदर कुछ एयर आए और ना बाहर जाए, अगर पहले से है अंदर, वो कैसे कर सकते हैं, एकदम सील्ड कंटेनर में हम लोग पैक करेंगे अच्छे से, तो ये काम हो सकता है, राइट। इससे फायदा क्या होगा, एयर का एक्सचेंज नहीं होगा, तो एयर के साथ अगर होता तो हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह इंटर कर जाए या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंटर कर जाए, राइट। कुछ दूसरे गैसेज इंटर कर जाए। अब ये नहीं होगा तो फूड अगेन लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग कर सकते हैं। क्या होता है नाइट्रोजन फ्लशिंग, नाइट्रोजन तो गैस होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, राइट। जो हम लोग कुरकुरे चिप्स ये सब खाते हैं उसके अंदर एक गैस भरा होता है, देखते हो ना, इतना बड़ा पैकेट होता है, उससे निकलता इतना सा, राइट। बाकी तो पूरा वो हवा भरा रहता है, वो एक्चुअली पूरा एयर नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस ही रहता है, N2। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग कोई और दूसरा गैस भरते हैं, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, तो वो तो खाने को और खराब ही कर देगा, हमें तो खाने को सेफ रखना है ना। तो हमें कोई ऐसा गैस भरना होता है जो कि रिएक्शन ना करे फूड से, ऑक्सीडेशन ना करवाए, राइट। तो जो N2 होता है ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, राइट। दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव और ये उतना महंगा भी नहीं होता है, तो इसे भरना हम लोग को ज्यादा खर्चीला भी नहीं पड़ता है। लेस रिएक्टिव होने का रीजन, नाइट्रोजन की का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, राइट। तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 3। तो क्या करता है ना, 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। आई बात समझ में, इनके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट। उसमें से 3 को ये आपस में शेयर कर लेते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। दिस इज N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, राइट। तो 3 बॉन्ड्स के बनने की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बन जाता है, काफी स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये बहुत अनरिएक्टिव हो जाता है। अब ये स्टेबल ही है तो रिएक्ट क्यों करेगा ज्यादा, राइट। तो सिंस इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, हम लोग इसे फूड को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं या कर सकते हैं, और थोड़ा सस्ता भी, उतना महंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फ्लैशिंग हो गया। और इसका एक और बेनिफिट है कि वो उन फूड मटेरियल को कुशन करता है, मतलब अब पैकेट्स वगैरह अगर बिना गैस को भरे हम लोग करें तो वो हो सकता है चीजें अंदर की टूट फूट जाए, चूर हो जाए, राइट। उससे भी बचाता है, कुशन करता है, ये भी एक फायदा है। बट जो हमारा मेन टारगेट था, मेन पर्पस था, दैट वाज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग? पिकलिंग कर सकते हैं, अचार बना सकते हैं। अचार देखते हो घर पे अगर बनता हो, राइट, तो अचार लंबे लंबे समय तक, महीनों तक रह जाता है ना। रीजन, अचार में हम लोग नमक खूब डालते हैं, कुछ ज्यादा ही नमकीन लगता है, राइट। कभी कभी चीनी भी डाला जाता है, राइट, मोस्टली लेकिन नमकीन ही होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, और जब अचार बनने का प्रोसेस अगर आपने देखा हो घर में, तो अगर जैसे आम का अचार, तो उसे पहले सुखाया जाता है, मतलब हम लोग उसे डिहाइड्रेट कर रहे हैं। डिहाइड्रेट करने से क्या होगा, वाटर अगर निकल जाएगा तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम लोग अचार बनाते हैं, तो वो थोड़ा लंबे समय तक बना हुआ रहता है, राइट। ये भी एक तरीका हुआ। प्लस हम लोग बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, जैंथेट्स हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, और वो फूड को एक्स्ट्रा समय तक बचाए रखते हैं, राइट। फूड वेस्टेज को अगर रोकना है, या अब इसको ऐसे समझो कि जैसे जो बड़े बड़े होटल्स हैं, राइट, तो वहां तो हर दिन शायद हजारों लोग आते होंगे, खाते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए वो तो मास लेवल पे खाना खरीदते होंगे ना। मतलब उनकी जरूरत ऐसी भी है कि एक हफ्ता पहले से उनके पास खाना होना चाहिए, रेडी। रेडी यानी इन द सेंस रॉ मटेरियल्स होने चाहिए उनके पास, राइट। क्योंकि फुटफॉल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो वेट नहीं करेंगे कि कल लोग आएंगे तो कल मैं सब्जी मंगवाऊंगा खेत से, राइट, उसके बाद हम लोग सर्व करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उन केस में उनको बचाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उनके पास बड़े बड़े रूम्स होते हैं रेफ्रिजरेट करने के लिए, जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, राइट। प्लस वो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी यूज करते हैं, राइट। हालांकि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज उतना अच्छा नहीं है, राइट। उससे बेटर है कि हम लोग इन तरीकों का सहारा लें अगर करना ही है तो। और बेस्ट ये होगा कि हम लोग फूड को जितना जल्दी से जल्दी हो सके यूज करें, राइट। सो दैट वाज रैंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। दे आर नॉट as important topics as oxidation reduction या chemical equation balancing, स्टिक्योमेट्री जो भी हम लोगों ने पढ़ी, बट इन पे भी ध्यान देना है। इनमें कुछ वैसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। आई होप कि एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक एक बात बिना कॉन्टेक्स्ट को छोड़े हुए समझाऊं, कुछ चीजें बताया भी, तो उससे रिलेटेड चीजें भी जो जाननी चाहिए वो भी बताया, राइट। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, राइट। जो थियरी थी वो खत्म होता है, बट हम लोग अभी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। आगे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ रिकैप या क्वेश्चंस पे, दे आर वे मोर इम्पोर्टेंट। समय समय पर इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहो, राइट। जो रिकैप वीडियो होगा उसके थ्रू कर देना, बट करना जरूर, बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का कौन सा पार्ट जरूरी है और कौन सा पार्ट थोड़ा कम जरूरी है, राइट। बैलेंसिंग का खूब प्रैक्टिस कीजिए, स्टिक्योमेट्री का खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका क्लास 12th तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर आप बायो या मैथ्स में से कुछ भी लोगे तब भी, राइट। तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना और पढ़ाई करते रहो, राइट। चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, राइट। एंड जो भी है, राइट, इफ यू फील द नीड प्लीज डू इट। थैंक यू सो मच।